एक बार पाकिस्तान गया तो क्या क्या बातें निकाली जा रही है, टेररिस्ट, चाइना के साथ तो प्रधानमंत्री भी मिल के आया, अरेस्ट मार दो। अब जैसे 1 करोड़ में आपने 1 एकड़ जमीन ली, बाद में उसको घाटे का प्रोजेक्ट शो करके उसको 10 एकड़ में दे देंगे। अभी 1 रुपए में भी लीज 99 साल वाली दी जाती है। तो पहले ये प्रोजेक्ट सरकार लेती है, फिर उसको बाद में अपने दोस्तों को हैंड ओवर कर देती है। एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसको बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। कभी भी किसी करप्ट ऑफिसर के पीछे आज तक कोई अभियान नहीं चला। कोई देशद्रोही है जो वो करप्ट नहीं है, जो हराम का खा रहा है, रिश्वतबाजी कर रहा है, सरकारी काम में गलत काम कर रहा है, जो देश को बेच रहा है, उसको कभी देशद्रोही नहीं कहा। अगर लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र की जगह डंडा तंत्र आएगा, जिसे हम फासिज्म कहते हैं, जिसका सरकार के ऊपर ठप्पा भी लगा और वो उसको प्रूव भी कर रही है, परिभाषित भी कर रही है अपने अमलों से, अपने कार्य से, कि मिस्टर आमिर खान he should sit at the place which has been vacated by Sonam Wangchuk. He is not the guy who is talking after the consequences. He is the guy who is making us aware that this could happen. भारत में भी नीति आयोग ने बहुत देर पहले ये बात कह दी कि रातों रात अगर बिल पास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो लोगों को वो मान लेने चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू 5WH। आज हम बात करेंगे लद्दाख के जो मौजूदा हालात हैं। इससे पहले मैं आपको लद्दाख के थोड़े से फैक्ट्स बता देती हूँ कि कैसे लद्दाख आज इस सिचुएशन में है। 2019 में जब कश्मीर से 370 हटाया गया था, तब 3 राज्यों को यूटी का दर्जा दिया गया था, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। अब बात आती है 2024 में, जब सरकार जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आई, तब लद्दाखी लोगों को लगने लगा कि हमारी लैंड्स चली जाएंगी, हमारी प्रोटेक्शन चली जाएगी, हमारे बच्चों की नौकरियां चली जाएंगी। तब उस वक्त से प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। प्रोटेस्ट तो 2023 से हो रहे थे। 2023 में क्लाइमेट चेंज के प्रोटेस्ट हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे। लद्दाखी लोग जो है वो पहले सिर्फ 6 शेड्यूल की मांग कर रहे थे कि उसके अंडर उनको प्रोटेक्शन मिले। अब 2024 की बात आई, तब सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक एक्टिविस्ट हैं और इन बहुत बड़े इंजीनियर हैं, उन्होंने मांग करी कि हमको जो है वो स्टेटहुड भी दिया जाए 6 शेड्यूल के अंडर प्रोटेक्शन के साथ साथ। अब हम इसी बारे में बात करेंगे मिस्टर रमनजीत सिद्धू के साथ कि क्या आज की जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार कौन है, क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो आइए बात करते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब 2019 में सरकार ने ये डिसीजन लिया था, तो क्या ये लोगों के हित में था या नहीं था, या फिर वो पहले से ही कॉर्पोरेट के हित में था, उनको पहले से ही पता था कि क्योंकि वहाँ पे बहुत रेयर मिनरल्स मिलते हैं, स्कोप है बहुत सारी चीज़ों का, तो क्या ये सारा ही कॉर्पोरेट डिस्गाइज था या फिर एक्चुअली में लोगों के लिए किया गया था? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो वो जब शपथ लेने के लिए आई थिंक वो गुजरात से गए, तो अदानी का जहाज़ था जिसमें वो बैठ कर गए। तो वो बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक सिग्नल था पूरे कंट्री को कि अब सरकार किसके आसरे पे चलेगी, सरकार को चलाने वाले कौन है, और जो उसका तेल पानी और जहाज का खर्चा देगा तो वो अपना कुछ ना कुछ वसूल भी करेगा। दैट वाज अ क्लियर पिक्चर कि दैट वाज एन एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। कांग्रेस भी ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट गवर्नमेंट थी, लेकिन कांग्रेस काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पार्टी रही है कि बीच बीच में बुर्जुआजी कैसे यूज़ करनी है। चाहे कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म डाला, लेकिन 1991 में जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की नीतियां शुरू हुई, जिसमें नियो लिबरल तो नहीं, तब तो एलपीजी की बात थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो प्रो कॉर्पोरेट इंडिया हो गया था। किताबों में कुछ और इंडिया है, जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाया जाने वाला इंडिया था वो कुछ और रूप में चल रहा था। हम कस्में कुछ और खाते हैं, काम कुछ और करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े करप्शन के घोटाले जो इंडिया ने करोड़ों अरबों के सुनने शुरू किए, ये प्रथा तब से शुरू हुई थी। इसके बाद पूरा पब्लिक सेक्टर तबाह होने लग गया। सरकारी स्कूल, अस्पताल जैसे कैसे भी थे वो उससे भी बदतर कंडीशन में चले गए। लोगों को जो पहले कुछ थोड़ी बहुत नौकरियां मिल जाती थी, जो लोगों ने एक मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी, चंडीगढ़ जैसे शहर हैं जो, वो टोटली मिडिल क्लास शहर थे, लेकिन आज वो मिडिल क्लास शहर नहीं रहे। जो मिडिल क्लास है वो वहाँ से पुश आउट हो रही है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन एक कोठी अगर वो बेच दें तो उस कोठी में से इतना पैसा आ जाता है कि किसी 150 किलोमीटर दूर जाकर उससे बड़ा मकान लेकर वो 1-2 पीढ़ी तक खाने का उनको लगता है कि 8 करोड़ की बेची, 2 करोड़ का मकान लिया और 6 करोड़ रुपये में हम बहुत कुछ कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। दिल्ली महानगर, बड़े शहरों में इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब तक उनसे पेट नहीं भरा। पेट तो क्या भरना था, पेट थोड़ा मोटा हो गया। तो जब जब आपके कॉरपोरेट मुनाफे बढ़ते हैं, तब तब आपकी और दिशाओं में देखने की लालसा बढ़ती जाती है।
तो ये तो मोटा एक कॉर्पोरेट फार्मूला है जो एक्सक्लूसिवली इंडिया में नहीं चल रहा है। इंडिया एक मॉडल को फॉलो कर रहा है जो वेस्ट से आया है, जो कैपिटलिज्म का मॉडल है, तो उसकी दिशा में चलते चलते ये फासिस्ट भी हो गया। अब वेस्ट में भी टू मच डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम आ रही है उन्हें प्रोटेस्ट को लेकर, और वो भारत में भी नीति आयोग ने बहुत देर पहले ये बात कह दी थी कि यहाँ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र कुछ ज़्यादा ही हो गया, लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो लोगों की राय लेना इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। रातों रात अगर बिल पास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो लोगों को वो मान लेने चाहिए। कहीं कहीं लोगों में कुछ ना कुछ, ये नहीं है कि लोग पढ़ लिख गए, वो तो सरकार ने रास्ते बंद कर दिए थे स्कूलों के, पढ़ाई तो आई नहीं, लेकिन आप सिर्फ पढ़ने से नहीं सीखते, पढ़ाई तो फिर भी सरकार के कंट्रोल में थी। अब इन्होंने गलती क्या की कि खुद ही पढ़ाते रहते, तो खुद ही गप्पे मारते रहते, खुद ही अखबार चलाते रहते, लेकिन जीवन के हालात भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और वो इम्पैक्ट आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती, आपके इर्द गिर्द पैदा हो रहा कूड़ा करकट और प्रदूषण, वो आपकी ज़िंदगी को बदतर कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिखाई देने लग गया। प्रदूषण को भी आप धीरे धीरे झेल लेते हो। जलंधर वगैरह शहरों में किसी को पता नहीं चलता कि हवा कितनी गंदी है। हाँ, कहीं घूमने निकल जाओ बहुत दूर तो आपको साफ हवा का एहसास होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। लेकिन फ्लड्स की आदत नहीं पड़ती, लैंडस्लाइड्स की आदत नहीं पड़ सकती, क्लाउड बर्स्ट की आदत नहीं पड़ सकती, क्योंकि इनकी जो डेवस्टेशन है, जो इनका प्रकोप है, जो ये ध्वंस करते हैं, जैसे इनके साथ जो तबाही होती है, वो एकदम अचानक अनप्लैन्ड और वो बड़ी बेरहम होती है। लोग ये इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसमें एजुकेशन ने उतनी अवेयरनेस नहीं लाई जितनी जब घर का घर सीधे दरिया में गया, वो अकल को टिकाने लगा देता है। हिमाचल के लोग, आई डोंट थिंक दे आर मोर एजुकेटेड, बट दे हैव सीन विद देयर ओन आईज कि व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर द सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड। और होटल्स मिले, टूरिज्म मिला, टूरिज्म के पैसे जेबों में डाले, बहुत बड़ा होटल बनाया, ठीक है, 8-10 साल लग गए, झटके में गया। कोई अच्छी कार ले ली, कोई 15-20 लाख की कार खड़ी है किसी की, मान लो किसी की स्कॉर्पियो गाड़ी ली है, बड़े चाव से ली, अलॉय उलॉय डाले, किनारे पे खड़ी है, किनारे पे रिवर व्यू बना हुआ आपका होटल, उसकी पार्किंग में लगाई है, गया। अब कौन किसी को इंश्योरेंस देगा, कौन पूछेगा, सब गया। अब ये लोग रो भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, कईयों के परिवार बिखर गए, कोई बच्चा बह गया, कोई बुजुर्ग को तो चलो कोई पूछता नहीं है ज़्यादा, मतलब मैं तो हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ जो चल रहा है। तो ये सारा कुछ नीचे हो ही रहा था। अब सोनम वांगचुक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही इज अ वेरी लिटरेट गाय, मैगसेसे अवार्ड विनर, तो 3 इडियट्स वाली मूवी बना दी, पर वो इडियट वाले भागे, 3-4 लोग बोल रहे, खूब पैसा कमाया आमिर खान वगैरह ने। वो तो बॉलीवुड की फितरत है, दे डोंट टॉक हाँ, अबाउट। पर देखिए, जिस बंदे की कहानी को लेकर आपने अपनी रोटी रोजी और अपना नाम बनाया कि भाई एक अच्छा संदेश दिया, जो संदेश देने वाला बंदा था, आज जो जिस हालत में है, अब बनानी चाहिए फिल्म उसके ऊपर। अब उनको पता है कि सरकारें पीट पीट कर गरीब कर देंगी, सिर्फ गरीब होने से डरते हैं, उनको और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वहां जा नहीं रहे। आज सोनम वांगचुक जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी, जिसको हिंदुस्तान की सरकार मानती है कि इंटेलेक्चुअल है, दुनिया भी मानती है, तो जब वो एनवायरनमेंट के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो वो बाढ़ आने के बाद नहीं करेगा, वो बाढ़ से पहले रिएक्ट करने वाला बंदा है। और दूसरा, उसकी सेवा भी बहुत है। तो यहाँ एक हमें बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है। ही इज नॉट द गाय हु इज टॉकिंग आफ्टर द कॉन्सिक्वेंसेस, ही इज द गाय हु इज मेकिंग अस अवेयर दैट दिस कुड हैपन। तो वो बड़ी शांति से कर रहे थे, उन्होंने पैदल मार्च किया, लेकिन ये बातें हमें क्यों चलेंगी, क्योंकि हम जहाज में बैठकर दिल्ली गए थे, बहुत बड़े जहाज में बैठ के दिल्ली गए थे, उस जहाज का बोझ बहुत ज्यादा है, उस जहाज का बोझ बहुत ज्यादा आप है। सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी बहुत उनकी भी थोड़ी इंट्रोडक्शन लाइक फॉर आवर व्यूअर्स कि ही इज एन इंजीनियर इन इनोवेटर, जिन्होंने एक स्कूल खोला है जिसका नाम है SECMOL, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। 1988 में उन्होंने स्कूल खोला था, जहाँ पे आपको नॉर्मल जो हमें एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है किताबों से, वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है चीज़ों को, हर चीज़ को, इवन फिजिक्स, साइंस, एवरीथिंग दे डू प्रैक्टिकली डू। अभी उन्होंने रिसेंटली आइस स्टूपा का निर्माण किया, ताकि जितनी भी बर्फ़
जो है वो जमी रहे, जितने भी विंटर्स में पानी है उसको आर्टिफिशियली जमा के स्प्रिंग में उस पानी को यूज कर सके, क्योंकि लद्दाख में ग्लेशियर्स की वजह से पानी की कमी आ रही थी, क्योंकि अब ग्लेशियर्स गल रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। ये कुछ उनकी बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। उन जैसे कि आपने बोला उनके 3 इडियट्स बनी है उनके ऊपर, वो आमिर खान भाग गए। उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था 2023 में, पहली बार ही स्टार्टेड। लाइक बात तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की और क्लाइमेट चेंजेस की बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से उन्होंने शुरू किया था ये बात करना। लेकिन 2023 में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था फास्ट अनटू डेथ, जब तो उसमें इसीलिए किया था, एक तो क्लाइमेट चेंजेस के लिए किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, हमें 6 शेड्यूल में जो है वो हमको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लद्दाख के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, पहले से ही करते हैं और आज भी किया है उन्होंने। गवर्नमेंट के साथ मिलकर लद्दाख में गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हैं, वो भी उनकी काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ऐसे इंसान को अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया ये बोल के, क्योंकि वो पाकिस्तान गए थे, एक सेमिनार था वहाँ। हाँ, एक सेमिनार में शामिल होने के लिए वो पाकिस्तान गए थे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उनको एक फ़ोन कॉल का भी, एनएसए के अंडर उनको अरेस्ट किया गया है, उनको एक फ़ोन कॉल का भी मौका नहीं दिया गया है टू टॉक टू हिज वाइफ और एनीवन ही वांट्स टू टॉक टू। उनको जोधपुर में रखा गया अभी पुलिस स्टेशन। नाउ यही जैसे आप कह रहे थे ना कि मतलब इतना बड़ा इनोवेटर, इतना बड़ा एक्टिविस्ट या इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी, उसको जो पहले जो चीज़ें हो रही हैं उससे पहले ही यूज टू टॉक अबाउट कि क्लाइमेट के बारे में सोचो, बाढ़ आने का वेट नहीं किया उन्होंने, उससे पहले ही उन्होंने बात करी, जैसे आप कह रहे हो। तो ऐसे इंसान के ऊपर हमने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो जो है देशद्रोही है, जबकि कोई भी अब काफ़ी उनकी स्पीचेस में से एक छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के उनके बारे में बताया जा रहा है कि देखो उन्होंने चाइना का साथ दिया, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, विच वॉज नॉट राइट। अगर हम पूरी वीडियो अगर उसको हम देखते हैं, एक छोटी सी क्लिप है जो वायरल हुई है उनकी, तो इसका आपका क्या ख्याल है? मतलब वेयर आर वी एज अ कंट्री गोइंग, जब हम इतने बड़े बड़े इनोवेटर्स जो हमारे कंट्री को बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारी कंट्री को कितना आगे ले जा सकते हैं, उनको हम सिर्फ इस बात के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट को भी उन्होंने बहुत साथ दिया है। जब उनको यूटी का दर्जा मिला था लद्दाख को, तो ही वाज द फर्स्ट वन टू अप्रिशिएट मोदी, दैट ही इज वेरी ग्रेटफुल, एंड उन्होंने जो है उनकी पहचान वापस दिलवाई है। उन्होंने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करी, क्लाइमेट की बात करी, और उसके लिए हमारी सरकार जो है वो उनको देशद्रोही साबित करने में तुली हुई है। देखिए, जब पूंजीवाद के ऊपर जो सरकार चलती है, जो जहाज का बोझ है, एक तो वो है, और उसके बाद आपको डेमोक्रेसी बुरी लगने लग गई। फिर उसकी तीसरी स्टेज आती है कि जब डेमोक्रेसी नहीं है तो आप फासिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वैक्यूम तो रहेगा नहीं, देयर इज नो वैक्यूम। फिजिक्स में कोई वैक्यूम नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र की जगह डंडा तंत्र आएगा, जिसे हम फासिज्म कहते हैं, जिसका सरकार के ऊपर ठप्पा भी लगा और वो उसको प्रूव भी कर रही है, परिभाषित भी कर रही है अपने अमलों से, अपने कार्य से। तो ये हमें सब कुछ दिखाई दे ही रहा है। और एंटी इंटेलेक्चुअल है, एंटी साइंस है, ये भी बात क्लियर है। जिसको साइंस, इंटेलेक्ट, लॉजिक, रीजनिंग, ये चीज़ें जिनको मुवाफिक नहीं बैठेंगी तो वो वही करेंगे जो वो आज कर रहे हैं। हाँ, एक दो कमेंट्स कर लेने चाहिए कि मिस्टर आमिर खान, आई थिंक ही मस्ट बी ओवर 55, इससे ज़्यादा एज होगी। बड़ी अच्छी जवानी उन्होंने एंजॉय कर ली, थोड़ी बहुत और होगी क्योंकि फिट बड़े हैं ना, अमीर आदमी है, जो 2-4 साल और कर सकते हैं। लेकिन इफ कंप्रोमाइज, ही शुड सिट एट द प्लेस विच हैज़ बीन वेकेंटेड बाय सोनम वांगचुक। और करीना कपूर को भी हिंदुस्तान में कोई ऐश करने के लिए कुछ नहीं मिला। क्रूम में टाइम पे सब कुछ मिलता रहा, खाना पीना, सेहत, पेट कितना होना चाहिए, कौन सा शरीर का अंग की क्या साइज होना चाहिए, वो सारे फिट रखने के पूरे मौके दिए हैं। अब उनको जाकर बैठ जाना चाहिए इस हिंदुस्तान की सरजमी पे, जहां वो 8,000, 10,000, 20,000 करोड़ दुबई ये सब कुछ देख सकते हैं। क्या ये बंदा नहीं देख सकता था? तो हमें अपने हीरोज की भी पहचान करनी चाहिए। आज किसी ने लिखा किंग खान, अब काहे का किंग यार, तुम्हारी कंगाली का किंग है, ठीक? तो कहीं ना कहीं आपकी इंसानी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, आपकी अगली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। और एक बंदा जो इस जिम्मेदारी को लेकर बैठा है, जिसकी जिंदगी में लालच नाम की कोई चीज दिखाई अभी तक नहीं दे रही, नहीं एनएसए, ईडी वगैरह छोड़ती नहीं किसी को, ऐसे बंदों को कोई छोड़ता नहीं है। एक बार पाकिस्तान गया, किसी को पूछ कर ही गया होगा,
तो क्या क्या बातें निकाली जा रही हैं, टेररिस्ट, चाइना के साथ तो प्रधानमंत्री भी मिल के आया, अरेस्ट मार दो फिर। अरे चाइना मिलने से कोई बुरा नहीं हो जाता, एंड एवरीथिंग बैड इज नॉट चाइना। वी हैव टू लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम चाइना, वी हैव नॉट टू लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम चाइना। चाइना शुड लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना शुड नेवर लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम इंडिया। ये तो आदान प्रदान है। ऐसा दुनिया का कौन सा देश है जहां सिर्फ लुच्चे, लफंगे, चोर, झूठे, मकार लोग रहते हो? ऐसा कोई देश है? सब कुछ सब जगह मिलता है। अच्छे लोग अच्छों से मिलते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों से मिलते हैं। तो वो तो बातें छोड़ो उनको। ये तो मोटी मोटी सी एक सिचुएशन है कि हमने इसको कल्चरली, क्योंकि आम आदमी को जो कुछ दिखाया जा रहा है वो कैसे परसीव करेगा, उसके हीरोज कौन है, उसको थोड़ा सा मैं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए इसकी पॉलिटिक्स के ऊपर कि 370 हटाने के नाम पर भाजपा सरकार में आई थी कि कश्मीरी लोगों को एक खास दर्जा मुसलमान होने की वजह से दिया गया, जबकि कश्मीर की 370 के बहुत से रीजन थे। उस जमाने में उसको 370 देना ही पड़ना था, क्योंकि वहां की सिचुएशन कुछ और थी। आज जिस सिचुएशन में आपको इंडिया मिला है, वो इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है जो गड्ढे पे जाता था, ठीक है, बैलगाड़ी वाला इंडिया नहीं है ये। अब ये कारों वाला इंडिया है। तो अब आप कार से शुरू हुए हैं तो इसको जहाज तक लेके जाओ, इसको दोबारा बैलगाड़ी पर मत लेके जाओ। तो इन्होंने डिसइंटीग्रेट किया और प्रॉमिस कर दिया कि हम इसको जल्दी स्टेटहुड का दर्जा देंगे। वो तो देना ही था, क्योंकि जब आप यूटी बना देते हो ना, तो सीधी वो जो लैंड, जो एरिया है, वो केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। तो दैट एरिया ऑफ कश्मीर एंड कारगिल, जो कश्मीर, जम्मू एंड दिस लद्दाख हैज कम डायरेक्टली अंडर बीजेपी। अब बीजेपी का जो एजेंडा वो जहाज वाले भाई का है। अब जहाज वाले भाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले सरकार लेगी, सीधा लेगी तो चक्कर पड़ जाएगा। सरकार लेगी, सरकार को तो पता ही है कि हमने इसको फेल कर देना है 2 दिन में। बंदे छुट्टी पे नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, किसी को काम पर आने को कहना नहीं है, थोड़े दिनों में वो घाटे वाला प्रोजेक्ट करके, क्योंकि वैसे भी अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट खरीदेगी तो सही कीमत देकर खरीदेगी। अब जैसे 1 करोड़ में आपने 1 एकड़ जमीन ली, बाद में उसको घाटे का प्रोजेक्ट शो करके उसको 10 एकड़ में दे देंगे। अभी 1 रुपए में भी लीज 99 साल वाली दी जाती है। तो पहले ये प्रोजेक्ट सरकार लेती है, फिर उसको बाद में अपने दोस्तों को हैंड ओवर कर देती है, जो एक लंबा प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसको बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अब 13,000 गीगावाट का वहाँ एक मोटा सोलर प्रोजेक्ट्स है, तो देखने में मैं सोलर एनर्जी के हक में हो जाऊंगा कि हाँ डीजल की कंजम्पशन कम होगी, फॉसिल फ्यूल कम होगा। बट होता क्या है कि दैट इज एन एरिड लैंड, वहाँ वेजिटेशन, वनस्पति बहुत कम होती है। तो जब आप उसको सारे लैंड को पैनल से कवर करोगे तो जितनी रही गई जो वेजिटेशन वो गई, और वो चरवाहों के ऊपर डिपेंड करते हैं। गोट्स हैं जो उसके इकोलॉजिकल सिस्टम को भी चलाती हैं, कहीं से कुछ खाएंगी, कहीं मींगने होंगी, कहीं कुछ होगा, तो दे आर कंट्रीब्यूटर ऑफ द सेम साइकिल। अब आप उनको हटा दोगे, पैनल लगा दोगे, बड़े शहरों में बड़े महंगे रेटों में बिजली तो बेच दोगे, लेकिन जो इकोसिस्टम गलने लग जाएगा। एक एक जानवर की अहमियत होती है, एक एक जानवर की अहमियत है। आप उसको थोड़ा सा इधर उधर करके देखो, आज नहीं पता चलेगा, बाद में सीधे ही फ्लड आएगा। तो जो ग्लेशियर है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जो सेंसिटिव और पढ़े लिखे बंदे हैं वो तो ये जानते हैं। अब जिनको जहाज में बैठ के गए हैं और सिर्फ नोट कितना मोटा हो जाए और उसको उससे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो लोग इन बातों के ऊपर आएंगे नहीं। अब उनको चाहिए कि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये साबित कर दें कि ये सबसे बुरे लोग हैं। इंडिया में बहुत देर से देशद्रोही ढूंढने की कोशिश हो रही है। कुछ खास तरह के मीट खाने वाले लोग हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। कुछ रिलीजियस प्लेसेस को भी देखा जा रहा है कि यह पहले कुछ और था, आजकल सही वही बनाना चाहिए जो है। कभी भी किसी करप्ट ऑफिसर के पीछे आज तक कोई अभियान नहीं चला। बिल्कुल नहीं। कोई देशद्रोही है जो वो करप्ट नहीं है, जो हराम का खा रहा है, रिश्वतबाजी कर रहा है, सरकारी काम में गलत काम कर रहा है, जो देश को बेच रहा है, उसको कभी देशद्रोही नहीं कहा गया। ये एक बंदा जितना बड़ा देशद्रोही बना, जैसे इसको एक जहाज से लेके गए होंगे, मुझे लगता है इतनी जल्दी शायद लद्दाख से राजस्थान पहुंचाना मुझे लगता मुश्किल था। जितनी देर खबरों में वो पहुंच गए, तो इतना खर्चा खुर्चा किया है,
तो इतने में आप कितने करप्ट ऑफिसर्स पकड़ सकते थे। अभी तो चौराहे के ऊपर चले जाओ तुम, 10 मिनट में तुम 100 रुपया देना पड़ेगा, तुम्हें 500 रुपया देके छूटते हो। यहाँ वो क्या देशद्रोही नहीं है? तो इनकी देशद्रोह की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जो सच में देशद्रोही हैं, वो तो है देशभक्त, और जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो है इनकी आंख का कांटा। सोनम वांगचुक इज अ ह्यूमन बीइंग, ही कैन नॉट बी एन एब्सोल्युटली ग्रेट पर्सन, और वो जितने अच्छे काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। जहां उनकी कुछ कमियां रह गई वो मैं और आप जाकर दूर करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। रादर मैं उसको क्रिटिसाइज करूं कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। जो उसको नहीं दिखाई दिया, रमनजीत को दिखाई दिया है, तो रमनजीत जाए, वो अपना जितनी कैपेसिटी है उतना कर रहा है, जितना उसका ईमान है वो उतना काम कर रहा है। हमारा क्या ईमान है? हमने अब यूटी का प्रॉमिस कर दिया, यूटी का कर दिया तो क्योंकि यूटी हमारे डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में आ गई। अब सीधा केंद्र की पुलिस जाएगी, केंद्र सरकार जाएगी, वहां के अफसर जाएंगे। छोटे लोग हैं बेचारे, उनको ये कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन है जो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा अच्छा होता है, तो तुम्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी। नौकरी एक पीढ़ी को मिलती है, दूसरी को नहीं मिलती, लेकिन भेड़ आगे की आगे चलती है आपकी। तो आप ये भी तो देखोगे ना कि व्हाट आर यू सेलिंग? यू आर सेलिंग वन जनरेशन for the entire posterity. Is it a viable business deal? That's what that has happened in North America, even in America, even in Australia. एक जनरेशन को दे दबाकर आपने ट्रीटियां साइन कर ली, बाद में वो लोग आज तक रिजर्व में कैद कर दिए। क्या आप हिंदुस्तान में भी यही करोगे? अब 6 शेड्यूल का क्या मतलब है? इंडिया इज नॉट अ वन कंट्री, वी आर ट्राइंग टू मेक इट वन, बट इन व्हाट सर्टेन टर्म्स? It's not that we should eat one kind of food. It should not eat like that we should speak one language. हमने एक खाना नहीं खाना, हमने एक जुबान नहीं बोल ली, और हमें ऐसे हिंदुस्तान में रहने के लिए एक देवी देवता को नहीं मानना। हमारी कोई एक तरह की मर्यादा नहीं होगी। हाँ, हमारी एकता है कि एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। वो वैल्यू सिस्टम की कोई बात ही नहीं करता। अब वहां की होता क्या है कि वहां हम आजकल हम उलझ जाएंगे एक बात में, जो मुझे लगता है कि हमें बड़ी सेंसिटिवली उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कल्चर। हम झट से कह देते हैं कि उनकी परंपरा है, उनका कल्चर है। नो, कल्चर और परंपरा बदल रही है। सोनम वांगचुक के कपड़े देखो, सवाल कपड़ों का नहीं है, सवाल खाने का नहीं है, सवाल अब उनकी देवी देवताओं की मान्यता का नहीं है। कभी वो कबीले वाले थे, फिर वो बुद्धिस्ट हुए। हो सकता है आज सभी लोग बुद्धिस्ट ना हो, क्योंकि बुद्धिस्ट की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसकी तो 100 सैकड़ों वेरिएशंस आ चुकी हैं। काहे के हैं अब बुद्धिस्ट? तो वो दलाई लामा भी है, दलाई लामा को भी बुद्धिस्ट मानकर बैठे हैं। तो ये बातों से हमें भरमाइए मत। बात है इकोसिस्टम की, बात है किसी सिस्टम में इस तरह रहने की कि उसकी लॉन्जेविटी बनी रहे। जो नेचर का प्रोसेस है, हिमालय इज अ वेरी फ्रेजाइल जोन। अभी वो प्लेटें टकराई हैं 4-5 करोड़ साल पहले, देखिए वो बड़ा फ्रेजाइल सिस्टम है वहां का। तो उसको समझना चाहिए हमें कि कल्चर डजंट मीन व्हाट काइंड ऑफ अटायर दैट यू आर वेयरिंग। खाने उनके बदल चुके हैं, गाने उनके बदल चुके हैं, तो ये कल्चर का मामला नहीं है। ऐसे मत फंसाइए। जो बात सोनम वांगचुक कर रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट्स आर वाइबल, कौन से डिस्ट्रक्टिव है, कैसा आप टूरिज्म लेके आना चाहते हो, कैसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनाना चाहते हो, कैसे 4 लेन्स बनाना चाहते हो, ये चीजें वहां के लिए ठीक नहीं है, और ये कल्चर का मामला नहीं है। कल्चर तो टीवी बदल ही रहा है रोज। तो जो हम ट्राइबल का 6 शेड्यूल का भी बात कर रहे हैं ना कि मोर राइट्स, व्हाट काइंड ऑफ autonomy people need? Autonomy doesn't restrict to the human beings only. Autonomous status should be given to goats. It should be given to the snow leopard. उसकी भी तो ऑटोनॉमी है। उसकी ऑटोनॉमी क्या कंप्रोमाइज कर दोगे रमनजीत की ऑटोनॉमी और सोनम वांगचुक की ऑटोनॉमी के सामने? क्योंकि एक को डिस्टर्ब करोगे सारा सिस्टम कोलैप्स करेगा। मैं दोबारा आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हिमालय इज अ वेरी यंग फ्रेजाइल इको जोन। इसका ग्लेशियर को मैंने अभी देखा, सरप्राइजिंगली ज्यादा मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, ठीक है ना, मुझे अनपढ़ता बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि अनपढ़ में ना आपको काफी बड़ा एक सर्कल हर्ड मिल जाता है।
सुरक्षित महसूस करते हो। तो पढ़ाई के बड़े नुकसान है, लेकिन गलती से कुछ पढ़ बैठा मैं कि देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, जहां हमारे वो आइस को प्रोटेक्ट किया हुआ अर्थ ने, वो जिसका एक बैलेंस बना है, कहते हैं द थर्ड इज इन हिमालयाज। अरे यार, हमें इतना बड़ा स्टेटस ग्लोबली नेचुरली बाय बर्थ मिल गया। इट इज नॉट दैट समथिंग वी हैव एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ अवर एक्यूमेनशिप। हमने कुछ सीखा नहीं है, हमने कुछ एफर्ट नहीं किए। लकीली यू आर बोर्न मोर क्लोजर टू दैट देन मी। मेरा मानसा पंजाब, इधर पंजाब में जन्म हुआ, आपका हिमाचल में हुआ। यू आर मोर क्लोजर, बट आपकी ओनरशिप मेरे से बड़ी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हो सकती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये सारे क्वेश्चन को घुमा फिरा के, और बीच में नेपाल ठोक दिया कि नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बीच में वो जेनजी, मुझे तो बहुत बुरा वर्ड लगता है वो। अरे जेनजी क्या होता है इसमें? वो अलग ही कुछ आ गए। जेनजी नहीं आया उसमें, ये घुसपैठ इन्होंने करवाई है, जिनको ये पीसफुल प्रोटेस्ट जिनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया था, वो लोग चाहते हैं। बिकॉज इसमें कोई दो राय नहीं है, एवरी स्टेट हैज वेपन्स, एवरी स्टेट हैज पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और उसको ये है कि लड़ना है तो कोई ऐसी बात करो ना कि हम थोड़ा आंसू गैस तो हमारे पास है, हम फेंकें, हम आपको खदेड़ेंगे। तो दुनिया भर की सरकारों में ये चीज आम होती है कि अगर दंगा भड़क जाए तो उससे उनको अपना सिस्टम का फायदा होता है। दंगा हमेशा लोगों के खिलाफ जाता है। अगर किसी ने भी, चाहे वो सोनम वांगचुक का हमदर्द हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती खा गया, those people have to rethink that they are destroying the system, they are destroying the generations। आपका पीसफुल प्रोटेस्ट का कोई आज तक जवाब नहीं दे पाया था, वही प्रोटेस्ट कामयाब है। सो अगर हम उसमें कहें ना कि लोग भड़क रहे हैं, लोगों को ऐसे हो रहा है, तो उनके सेंटिमेंट्स, नो, आई वुड नॉट इंडल्ज इनटू सच काइंड ऑफ नैरेटिव्स कि ये लोगों की भड़काहट है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी इतने सालों से सुनी नहीं है तो उन्होंने हथियार निकाल लिए। उनकी तो पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है, 40-40, 50-50, 2.5 लाख की तो पॉपुलेशन है उस पूरे एरिया की, और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा एरिया है। सरकार को इतने बंदे ठोकने में क्या लगता है? और सारे लोग थोड़े ठोकने पड़ते हैं। एक को अंदर किया, 10-12 को गोली मारी, हो गया काम खत्म, लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी के दफ्तर को जला दिया, सोनम वांगचुक और ऐसे लोगों का आग लगाना तो कभी मुआफिक बैठ ही नहीं सकता। तो अगर किसी ने भी लगाई होगी तो उस आग का फायदा किसी और को होगा। ये सियासत आज तक अगर हमें समझ नहीं आई तो हम बड़े बेवकूफ़ हैं। हमें बड़ी अच्छी तरह से, हमारे जर्नलिस्टों को भी, बड़े लोग यूट्यूब पे हैं, लेकिन होता क्या है कि कई लोग सरकार से बहुत दुखी हैं, गुस्सा भी है, सरकार की कारगुजारी अच्छी भी नहीं है। लेकिन ये नहीं होता कि एवरीथिंग बीजेपी इज बैड। अगर हम उस नैरेटिव पे चल जाए कि हाँ बस बीजेपी ने किया, बीजेपी के दफ्तर को आग लगाई तो अच्छा कर दिया, मतलब लोगों का आक्रोश है, ये आक्रोश नहीं है। हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। वी वांट that such good movements, if those movements are in favor of ecosystem, they should be led to their logical conclusion. That's it. आपने हिंसा और अहिंसा की बड़ी सही बात करी कि जब प्रोटेस्ट जो है वो शांत होता है तब तक बहुत ज्यादा वो फायदा होता है उसका लोगों को, लेकिन जब प्रोटेस्ट अहिंसा में बदल जाता है तो फायदा होता है सरकार को। तो अभी जैसे आपने बोला ना कि जो अहिंसा हुई, जो बीजेपी का ऑफिस जो है वो जला दिया गया, और बहुत ही स्पेसिफिक जो काम हुआ है क्योंकि बीजेपी का ऑफिस जलाया गया है, तो ये भी हो सकता है, दो चीजें हैं कि एक तो हो सकता है सरकार नहीं करवाया, और सरकार क्योंकि उनको फायदा होना चाहिए था ना। तब चलो हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि हम फंस जाएंगे, सरकार ने नहीं करवाया, कुछ शरारती अंसरों ने करवाया जिसका फायदा सरकार ने ले लिया। सरकार को हो सकता है क्योंकि मीडिया की प्रोजेक्शंस भी हैं। हम क्यों सामने ना बोले जब सरकार सामने आ गई है? 2 अक्टूबर को अगर आपका प्रधानमंत्री आरएसएस की वीडियो डालता है और 100 रुपए का कॉइन निकालता है आरएसएस के नाम पे, तो आई डोंट थिंक नाउ इट्स द टाइम टू से कि हो सकता है। नहीं, उसमें दो चीजें, एक तो जर्नलिस्टिक स्किल्स को भी थोड़ा मेंटेन करो, दूसरा क्या होता है कि डू नॉट लोअर योर लेवल। हम तो पहले ही बहुत गिरे हुए हैं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, अनपढ़ता से मैं सारी जिंदगी पीड़ित रहा हूँ। मैं किससे मुकाबला करने लग गया? जो सर्टिफिकेट छुपा रहे हैं, ठीक है ना।
तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जिनकी विद्या इतनी ज्यादा थी कि सर्टिफिकेट छोटे पड़ गए। छुपाने की जरूरत नहीं हाँ, और जो मतलब कि ठीक है, बड़ा कहने को आसान है कि तूने किया तो मैंने किया, ठीक है। अंदर खाते मैं घर में बैठा होता हूँ तो मैं खूब कमरे में गालियां निकालता हूँ, फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे दिल में सिर्फ अच्छे वर्ड्स हैं, लेकिन मुझे वो टैकल करने पड़ते हैं कि आखिर ये नहीं है कि ये मेरा पब्लिक फेस है। बात ये होती है कि यू हैव टू कंसोलिडेट योरसेल्फ, यू नीड अ काइंड ऑफ कैथारसिस, यू फाइट विद इन योरसेल्फ, देयर इज अ डेविल इनसाइड मी। तो मैं उस डेविल को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी अल्टीमेटली यही पर्सनैलिटी में होना चाहिए कि मैं उस अच्छी चीज को आगे लेके जाऊं जो सच में बेनिफिशियल है। क्या सच में अगर मैं गाली गलोच वाली बात करूंगा, तुम कितने दिन मेरे साथ बैठ के बात कर लोगे? सही बात। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री को लेके चले ना, जहाँ पे भी ये सेम सिस्टम हुआ है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे किसी और कंट्री की बात करें, तो उसके आफ्टर मैथ्स जो हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि लद्दाख में अब ये सेम जो रिपीटेशन हो रही है, उसके आफ्टर मैथ्स क्या होगा, उसका आफ्टर मैथ क्या होगा? देखिए, आने वाले समय में ये शायद इसको लटका लें, थोड़ा सा लिंगर ऑन कर जाएं। ऐसे प्रोजेक्ट्स अब खड़े नहीं हो पाएंगे दुनिया में, बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम बड़ा अग्रेसिव एक मॉडल ढूंढ रहे हैं। उसमें देखिए, मैं दे वुड जंप टू सेमी प्रो चाइना। मैं चाहता हूं कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी के, उन्होंने भी बड़े जालिम प्रोजेक्ट लाए, जैसे 3 गॉर्जस डैम था, वो बहुत मैसिव प्रोजेक्ट था, करने पड़ते हैं आपको किसी स्टेज पर आपको ये चीज होती है कि लॉन्ग टर्म पे मैं इनको नहीं रखूंगा। तो हमारे क्या हो रहा है कि हमने तो रिजर्वेशन, जो भी पॉलिसी हमारी शॉर्ट टर्म थी, हमने उनको एक्सप्लॉइट कर करके हमारी जाति व्यवस्था को ही मजबूत कर दिया। जिस रिजर्वेशन से हमने जाति व्यवस्था को काटना था, जो हमारा टूल था उससे लड़ने के लिए, हमने उसी को जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। जिस इंडिया को एक यूनिटी में बांधना था, उसकी डाइवर्सिटी के ऊपर ही हमने इलेक्शन लड़ के इतने वर्ग पैदा कर लिए कि हजारों पार्टियां बन गई यहाँ। तो हमें भी तो वो देखना पड़ेगा ना कि हमारी अप्रोच क्या है। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो खाओ पियो मौज करो और निकल दो। तो अगर हम ऐसे ही सारे, मतलब हम तो कहाँ ही करेंगे, मिडिल क्लास का क्या ही है, लेकिन यही अगर रहा इंडिया का कि खाओ पियो और निकल जाओ, तो कितने दिन हम सरवाइव कर पाएंगे? हो ही गया अब तो थोड़ा सा। आज पंजाब में एक खबर आई है, पंजाबी ट्रिब्यून में मैंने पढ़ी थी कि कल परसों से मैसिव रेन्स होने वाली है। जलंधर, मानसा 4 सेंटीमीटर रेन, ठीक है, मंडे से और बहुत भारी। उससे क्या होगा कि जो रावी दरिया वाले गेट है वो फ्लड्स के खोले जाएंगे और कैपेसिटी से काफी ज्यादा खोले जाएंगे। हिमाचल को भी कहा गया है, कौशल्या डैम के ऊपर भी बात कही गई है। नहीं मानने को दिल करता मत मानो, ऐसी क्या बात है। आग लगानी है लगा दो, रावण जलाना है रावण जला दो, नदी में कुछ करना करो। अरे इसमें कोई वो थोड़ी ना है कि तुम मुझे मना करने वाले कौन हो, मेरी फीलिंग्स है, मेरे सेंटिमेंट है। तुम्हारे सेंटिमेंट्स तुम्हारे घर के साथ सबको ले डूबेंगे। तो सेंटिमेंट्स के साथ बह जाओ। अगर लॉजिक के साथ रहना है फिर तो चीज कुछ और होगी। लेकिन अभी हमारे लोग कहते हैं ना, उसने क्या किया, उसने पराली जला दी, मैंने रावण पे कर दिया, मेरे ये कर दिया, मेरे वो कर दिया। आने वाले 4 दिनों में मैं नहीं चाहता कोई किसी को बात मानने को। कई बार आप पूछते हो ना कि आप क्या कहना चाहते हो, मैं कहता हूँ कुछ नहीं। अभी जब तमाशा हो रहा है तो होने दो। कितने दिनों तक इग्नोर कर लोगे? आज हिमाचल के लोग, आंखें कितनी चौड़ी चौड़ी होगी उनकी, खुलने लगी ना, थोड़ी सी और खुलेंगी। ये आंखें इनकी ठोड़ी से लेके माथे तक खुलेंगी। और जब तीसरा नेत्र खुलता है, जो हालांकि वो ग्रंथ तो ऐसे ही है, मुझे पता कौन कौन से जमाने में लिखे हैं, बट देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स कि जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है ना तो परलो आ जाती है। तो परलो का मतलब यही है कि जिसकी व्यवस्था चल रही है ना वो बहते हैं। तो ज्ञान का नेत्र तो जब भी खुलेगा वो कुछ ना कुछ होगा। अगर लोग नहीं मानना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम क्यों बहस में पड़े। जब नेचर इज ऑलरेडी डूइंग द जॉब तो ठीक है, लेट हर डू इट। हाँ, उसका जो तरीका है वो बड़ा बेरहम है। उसमें 3 साल के बच्चे की फोटो मत दिखाना बाद में कि ये हमारी फ्लड विक्टिम का फेस ऑफ द फ्लड्स है। इसकी कोई वैल्यू नहीं। नेचर डजंट बॉदर, क्योंकि उसने आपको दिया बहुत कुछ है। आपकी माँ भी जब आपको मारती है ना, या पेरेंट्स जैसे भी होता था, या गाय बछड़े को भी मारती है, तो चाहे उसमें केयर है चाहे कुछ है, लेकिन एक बार गुस्ताखी करोगे ना तो सजा तो उसकी मिलेगी। क्योंकि कोई भी अपने आप को बर्बाद नहीं करता। हजारों लाखों साल से बहते दरिया
वो तुम्हारी छोटी सी बदतमीजियों के सामने नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी नेचर इज ऑलवेज बिगर, कम्स विद इट शुड बी, एग्रेशन। इट इज, वी आर अ पार्ट ऑफ इट। अरे हमें तो 3 लाख साल हुए हैं। पहले जो हमने लद्दाख की बात करी कि जैसे व्हाट इट इज गोइंग थ्रू, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज है जो एक्चुअली में अब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रहे नहीं, जर्नलिस्ट अब रहे नहीं जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जो थोड़े बहुत बचे भी हैं, उनको भी जो है वहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कि वो कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है कि जो लोग हैं, जिनके लोग मरे, जो 4 डेथ्स हुई उस प्रोटेस्ट में, उन लोगों से बात नहीं करनी है, उन लोगों की सिचुएशन नहीं समझनी है, जो एक्चुअली में वहाँ पे सफर कर रहे हैं। उनकी जो है वो सिचुएशन आपको बताई नहीं जाएगी, वहाँ पे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को, तो मीडिया का मुंह बंद करवा दिया जा रहा है। हमने, सोनम वांगचुक ने सिर्फ क्लाइमेट की बात करी थी और 6 शेड्यूल की बात करी थी। एक 6 शेड्यूल हमने बहुत बार बोल दिया, उसका भी मैं बता दूं कि इस क्या 6 शेड्यूल, ट्राइबल स्टेटस की बात की ना उसमें, हाँ, कि हमारे जो ट्राइबल लैंड्स हैं, ट्राइबल पीपल है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है उसके अंडर। तो उन्होंने सिर्फ 2 ही चीजें मांगी थी। क्लाइमेट की बात तो वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 1988 से कर रहे हैं वो क्लाइमेट की बात। वो तो है ही है। उनके ऊपर ही जो 3 इडियट्स फिल्म बनी थी, हमने सबने बहुत अप्रिशिएट करी, लेकिन हमने फिर भी उससे कोई मैसेज नहीं लिया, हमने समझा इडियट नहीं नहीं, बन गए हम उसको देख के। हमने समझा नहीं। 3 इडियट से 140 हो गए। हाँ, सो करोड़। ये हो गई लद्दाख की बात। लेकिन ये सिर्फ इस पॉइंट पे, जैसे आप कह रहे हो ना कि ये सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं है, अब सब भुगतेंगे। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो इंडिया में आ रही हैं। जैसे अभी एक जर्नलिस्ट था उत्तराखंड का, जिसकी लाश मिली है, क्योंकि उसने जो है वो रिपोर्टिंग कर दी थी। यस, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर दी और उसको अब मार दिया गया। ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, पूरे इंडिया से आ रही हैं। तो आप जितना भी थोड़ा बहुत, आई डोंट थिंक कि हम पहले इतने अग्रेसिव थे या ऐसा कुछ होता था। मैं नहीं, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, क्योंकि यू हैव बीन हियर इन दिस वे बिफोर आई वाज और आई एम। तो पहले आई डोंट थिंक कि इतना अग्रेशन से लोग जो सच बोलते थे या मुद्दे उठाते थे या अपने देश के बारे में, अपने देश के लिए लड़ते थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है, बाहर तो देखने को मिल ही रहा है, वेस्ट में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा अग्रेशन से देखने को मिल रहा है। तो हम यही बोल के कंक्लूड करेंगे कि अब हमें एपॉलिटिकल, जो हम कहते हैं ना कि मैं एपॉलिटिकल हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखो, नाउ इट्स गोना अफेक्ट एवरीवन। पहले चल जाता था, शायद कुछ लोगों के लिए पहले भी नहीं चलता था, क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि हिमाचल, जो हिमालय के नजदीक लोग हैं या फिर पंजाब के लोग हैं, ये बहुत जल्दी इनको डिस्ट्रक्शन का पता लगता है। लेकिन अब जो है वो पूरे देश में ये इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इट्स रियली टाइम कि हम जो है वो पढ़ाई लिखाई करके, समझ के, बाहर की पॉलिटिक्स, अंदर की पॉलिटिक्स सब समझ के हम वोट करें। हम जो है वो खुद भी ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें जितना हम कर पाते हैं, अपनी नदियां साफ, अपने आसपास की थोड़ी सिविक सेंस हमारे में आ जाए। बात आई सोनम वांगचुक की, तो आई रियली होप कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, मुझे अभी विश्वास इतना है कि उनको जो है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिलेंगे, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। आई होप कि लद्दाख का जो आफ्टर मैथ है वो भी इतना डिस्ट्रक्टिव ना निकले। थैंक यू सो मच।